जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने आईक्यू को, अपने जनरल नॉलेज को और बूस्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ और भारत से स्टार्ट करते हैं। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, या चीन है? इसका सही उत्तर है भारत। विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में, मतलब दोनों देश के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं कहूंगा, आधा आधा सीधे सीधी बेसिकली, क्योंकि उसके ठीक बीच से जो है दोनों की जो टेरिटरी है वो गुजरती है। तो विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था, या अजात शत्रु किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है कुड़िक के नाम से। अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। मेडागास्कर ये किस महासागर में स्थित है? करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में। मेडागास्कर हो गया, मालदीव्स हो गया, शेसेल्स हो गए, ये सब के सब जो है हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, घासीराम कोतवाल ये बहुत ही शानदार जो है पुस्तक है, इसको लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? कालिदास लिखा है, कपिल सिन्हा है, अरुंधति राय है, ये विजय तेंदुलकर है? इसका करेक्ट आंसर है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर ने घासीराम कोतवाल नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, संसद के 3 दशक इसके लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट बस आप बोलो और उसका आंसर याद आना चाहिए। देखिए ऑलरेडी मैं नृत्य के ऊपर एक अलग से वीडियो में बना चुका हूं, हाँ इस चैनल में नहीं डाली है मैंने, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा नृत्य होता है, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए कि सर मुझे ये जानना है। उसकी अलग से जो वो लिंक होगी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में। वैसे मैं आपको बता दूं कि शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से किया गया है। एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार, और एक है कि दोनों मिलकर उसके ऊपर क्या करती हैं, कार्य करती हैं, वो समवर्ती सूची में आती है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में। जी हां, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत ही शानदार है देखने में, यदि आप गए हैं तो ठीक है। वो लोग जो गए हैं ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, वो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हम गए हैं। ये कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वैसे जब आप भोपाल आएंगे तो भोपाल आने के बाद आपको बेसिकली 2 से 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा। एक है बड़ा तालाब, एक इसके बाद इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो, और तीसरी चीज है भोपाली। क्यों मियां, समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हैं। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। मीन कैंप ये एक पुस्तक है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, मीन कैंप ये एक जर्मन लैंग्वेज में है। ये जर्मनी नहीं बोलूंगा। मीन कैंप ये किनकी आत्मकथा है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मीन कैंप है इसका मतलब ही है मेरा संघर्ष। किस भाषा में है ये मीन कैंप? ये है जर्मन लैंग्वेज में। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? मुसोलिनी, हिटलर, अटल बिहारी वाजपेयी और सुभाष चंद्र बोस। नीचे के तो 2 तो आउट हो गए पहले, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी आपको पता है ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर इन्होंने हिंदी में जो है भाषण दिया था। तो आप तो भूल जाओ, जर्मनी में नहीं बोलने वाले। सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये भी नहीं लिखेंगे। मुसोलिनी जो है ये इटली से थे, चांस नहीं है। हिटलर है, जी हां, इन्होंने जो है इनकी जो आत्मकथा है वो है मीन कैंप, और इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में इसको लिखा था। इसका करेक्ट आंसर हिटलर है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक माना जाता है? अब यहां पे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये लघु विभाजक, और दूसरा जो है वो जो विभाजक माना जाता है कि विभाजक कौन सा है, किस वर्ष को विभाजक के रूप में माना जाता है? तो वर्ष 1921 को, जी हां 1921 को विभाजक
और लघु विभाजक जो माना जाता है वो 1951 को माना जाता है। अच्छा, इसके पीछे कारण भी है, विभाजक का कारण ये है कि जो विभाजक है वो करता क्या है असल में, कि ये बताता है कि जनसंख्या इससे पहले के जो वर्ष थे उनमें कभी बढ़ रही थी और कभी कम हो रही थी। जी हाँ, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 1972 के बाद जब से जनसंख्या जो है कंटिन्यू हुई है 1881 में भी, मतलब प्रथम जनगणना जो है क्या कहें रेगुलर जो जनगणना है वो चालू हुई थी 1881 में। तब से अगर हम देखें 1921 तक की जो स्थिति हमें देखने को मिलेगी तो ये समझ में आएगा कि जनसंख्या कभी बढ़ रही थी और कभी घट रही थी। ऐसा होता नहीं सामान्यतः, 1951 के बाद तो हुआ ही नहीं ऐसा कि जनसंख्या बढ़ी हो और फिर घट गई हो। ओके, पीछे का कारण भी था क्योंकि इस तरह की बीमारियां वगैरह जो है बहुत तेजी से बढ़ रही थी और छोटी छोटी बीमारियों की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इस वजह से जो है जनसंख्या घट रही थी। वैसे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे आगे है। स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है पेसेटा। कई बार पेसेटा बोला जाता है, कई बार पेसेता बोला जाता है। अच्छा, ये जो स्पेन की ये मुद्रा है ये 2002 के बाद अब नहीं है, अब यूरो ही चलती है स्पेन के अंदर। ओके, ये जो सिस्टम है ये पेसेता वाला जो सिस्टम खत्म हो गया, कुछ जगहों पर चलती है अभी भी स्पेन के अंदर, लेकिन हाँ यूरो 99% जो है यूरो का ही इस्तेमाल अब स्पेन के अंदर होता है। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र ये कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर है इज्जतनगर। ये क्वेश्चन तो आप रट लो सीधे सीधे, एक क्वेश्चन अगर पशु से संबंधित आता है, रोग अनुसंधान केंद्र से संबंधित, मतलब पशुओं के रोग अनुसंधान केंद्र से संबंधित आएगा तो ये नाम याद कर लीजिए, इज्जतनगर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले तीसरा स्थान था, आज की डेट में दूसरा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बग, ब्लैक मतलब काला, बग मतलब जो है क्या है? हिरण है। तो ब्लैक बग काले हिरण की बात कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होगा? नाम से समझ में आ रहा भाई, काला हिरण हो गया। कहां पर है ये गुजरात के अंदर स्थित है। देखो कुछ क्वेश्चंस मालूम है आपको ऐसे मिलेंगे कि वो नाम में ही आपको आंसर बता देंगे कि भाई ये देखो ये मैं आंसर बता रहा हूं, आप समझ जाओ। समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझ में अगर ऐसा नहीं होता कि आपको 100 क्वेश्चन जीके के दे दिए और 100 में से 100 आपसे बन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मीनिंग नहीं समझ में आएगी या समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा आंसर क्या है उसका। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? करेक्ट आंसर है मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त यानी WBC मोनोसाइट है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, तभी तो हाथ पैर जो है वो कैसे हो जाते हैं समझ में नहीं आता, चल नहीं पाता, उसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहता। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होती है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बताने की आवश्यकता नहीं है, गंगा की बात कर रहे हैं हम। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम गंगा है। यहां पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न, आपको बताना है कौन सी दो मुख्यतः नदियां हैं जिनके मिलने पर गंगा नदी बनती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और मेंशन कर दो। जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं वैसे भी वहां पर जाके बता दूंगा कि हाँ भाई आपका आंसर करेक्ट है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। देखो हमें पहले का तो पता है कि हाँ राजेंद्र प्रसाद जी जो है उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, उन्होंने तो 2 बार राष्ट्रपति रहे। ऐसे अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया हो। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे और लंबे समय तक रहे हैं वो। तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा जो कार्यकाल था वो जाकिर हुसैन जी का था। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहां पे हम लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी 3 मई 1969 को। तब उस समय वराहगिरी वेंकटगिरी यानी वीवी जो गिरी है ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो ये राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने संभाला। लेकिन ये ऐसा पहली बार ही हुआ था हमारे देश में, पहली बार ऐसी कंडीशन बन गई थी कि इन्होंने फिर क्या किया था, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, जरूरी हो गया था कि कुछ दिन के अंदर ही राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के तो कोई देश हो नहीं सकता।
तो इन्होंने राष्ट्रपति के लिए जो है क्या किया था, चुनाव लड़ने के लिए कि हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको अपने जितने भी पद हैं वो सब छोड़ने पड़ते, तो उन्होंने फिर अपना पद छोड़ा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, वो फिर क्या बने थे, वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का जो कार्यभार है उन्होंने संभाला था। उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद आए वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद बसप्पा दनप्पा जत्ती जो है कुछ दिनों के लिए क्या बने थे, राष्ट्रपति का इन्होंने कार्यभार संभाला था। इसके बाद आए नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन, इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और आज की डेट में द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी कुछ दिन पहले एलिजाबेथ द्वितीय के उसमें अंत्येष्टि में गई हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, वॉइस राय नहीं बोला मैंने, ठीक है, गलती से भी नहीं, तो वॉइस राय में आप लगा दो कि यहां तो कुछ और नाम होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए। विवेक सर गलत बता रहे हैं भैया, विवेक सर गलत नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिन था। अब बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अच्छा, इसमें मैंने विकल्प वो नहीं लगाया, मैंने क्या नाम है एनिमेशन भूल गया था, ठीक है, थोड़ी बहुत मदद तो आप भी कर देंगे, चल जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिन। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, वो पीछे से उठ के आ गया आप, तो वो पहले क्या था, पहले गवर्नर जनरल था, उसी टाइम पे इसको फिर क्या बनाया, वायसराय बनाया, तो प्रथम वायसराय ये हो गया और अंतिम भी जो है वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ये हो गया लॉर्ड कैनिन। भारत का अंतिम वायसराय कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय अगर बोलेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करेंगे। इसके बाद भारत आजाद हो गया था। इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? 1921 में रखी थी। इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट है दिल्ली में। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने इसकी नींव रखी थी। इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया था? तो 1971 में, 1971 में इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को स्थापित किया गया था। संसद भवन की पहली नींव, प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई थी? 1921 में रखी गई थी। संसद भवन की नींव पहली बार 1921 में रखी गई थी। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? देखो वर्ष की बात करें तो 1927, सबको पता है। बस बात आती है 18 जनवरी, तो बच्चों भी नहीं हो सकते यार, बड़े बड़े भी होंगे कुछ तो जो सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसमें देखा है, एनालिसिस में देखा है मैंने कि अपने जो जवान है मैक्सिमम जो है वो 25 से 28-30 के बीच में है, तो बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, जवान ही बोलना चाहिए। तो जवानों, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को किया गया था। ओके, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। संसद भवन का विधिवत जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1956 में। आपको एक बात बताऊं, मैं ये जो चीजें मैं कर रहा हूं, आपको जो बता रहा हूं, आप लोग भी सुनते हैं, लगातार जो है सुनते रहते हैं। आपको पता है इससे बेनिफिट क्या होता है? जितना ज्यादा नॉलेज होता है ना, उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसको थोड़ा अगर प्रॉपर तरीके से हम समझें, आपने देखा है ना, कई बार ये होता है कि आपको भी हेजिटेशन होता है, 4 लोगों के सामने अगर आप खड़े हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, तो कमी कहां पर आ रही है? लीडरशिप में कमी है? नहीं, प्रॉब्लम है, मतलब जो ये हेजिटेशन हो रहा है ना, ये किस चीज की कमी की वजह से है? नॉलेज की कमी की वजह से है। नॉलेज की कमी जितनी ज्यादा होगी, हेजिटेशन उतना ज्यादा होगा, और नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, जीके आईक्यू जितना बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा ये हेजिटेशन दूर होता जाएगा। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक जेन्युइन रास्ता हो जहां से हम नॉलेज को इकट्ठा कर सकें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर आऊं। 40 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से बोल दो, अपने घर में भी बता दो यार कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सुनने में, ये केवल आपके लिए नहीं, आपसे छोटे जो हैं उनके लिए भी बेटर है, आपसे जो बड़े हैं उनके लिए भी अच्छा है। किसी यूपीएससी मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट भूरा कोयला होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? बढ़िया क्वेश्चन। विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत की गई थी? न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी उसके लिए अधिनियम बनाया गया था। यह बनाया गया था 1948 में। सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर मार दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाओ, मेंशन कर दीजिए, मैं उसका जवाब रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, बस थोड़ा सा रिप्लाई जो है करने में कई बार लेट हो जाता है, मॉर्निंग में कर देता हूं रिप्लाई। ओके, क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता इतना। ओके, तो वीडियो को यहीं एंड करें। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।